हमारे साथ खास पैनल मौजूद है और रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी। जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से निकल के आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि मतदाताओं का जो उत्साह है वो धीरे धीरे सही लेकिन एक ऐसे चरम की ओर पहुंच रहा है जहां से स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, अधिवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मतदान के प्रतिशत पे अगर नजर डाली जाए और अब तक जो 53% के करीब मतदान हुआ है, आंकड़े क्या आपको प्रसन्नित करते हैं या कुछ सोचने पे अभी भी आपके लोग छोड़ देते हैं? अवधेश जी, निश्चित तौर पर जो मतदाताओं का रुझान है, जो आज भीषण गर्मी के बीच बढ़ चढ़कर जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं, सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि नक्सल प्रभावित कांकेर में जो 60% से अधिक का जो मतदान का प्रतिशत सामने आया है 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, निश्चित तौर पर उत्साहजनक है। और इन तीनों सीटों पर जहां पर आज मतदान हो रहे हैं अवधेश जी, तीनों सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से यहाँ पर रुझान मतदाताओं का आया है, पहले चरण के बाद से उसी पैटर्न पे दूसरे चरण में भी कांग्रेस को बहुत अधिक अपेक्षा है। इन सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। जिस तरह से बड़ी पंचायत में, देश के बड़ी पंचायत में जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है ताकि उनके मुद्दों को उठाया जा सके, लेकिन ये दुखद और निंदनीय है कि पिछले 5 साल में जो भाजपा के 11 में से 9 सांसद थे, वो छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात नहीं रख पाए। जब जब केंद्र की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के हितों की उपेक्षा की गई, तब तक ये दलीय चाटुकारिता में मौन रहे। जिस तरह से हजारों की संख्या में ट्रेनें निरस्त की गई, जिस तरह से किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त देने से रोका गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगने का काम पिछले 3 महीने से 4 महीने की शायद सरकार हो गई। 18 लाख पीएम आवास का ये दावा करते हैं, जो केवल विज्ञापन और नारों में है, इनके भाषण के जुमलों में है। हकीकत यह है कि एक भी नए हितग्राही को एक नया पैसा नए आवास का नहीं मिला है। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। मैं एक बार अनिल जी का रुख कर। अनिल जी, मतदाताओं के मन में क्या है, ये बात निकल के अब तक नहीं आ पाई है। सवेरे 6 बजे से लगातार बीएसटीवी के लोक संवाददाता टीम जो है वो अलग अलग मतदान केंद्रों में, क्षेत्रों में लगी हुई है। मतदाता मौन है। मतदाता के इस मौन का क्या मायने निकाले जाए, इस कोड को जब एक बार डिकोड करने की कोशिश कीजिए। देखिए अवधेश भाई, आम चुनाव चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अभी ये दूसरा चरण है और 3 लोकसभा सीटें, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, इस पर वोटिंग चल रही है। और जैसा कि आपने बताया कि 52% से अधिक मतदान हो चुका है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लोकतंत्र फलेगा फूलेगा, विजयी होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो मतदाता है, जो उम्मीदवार से और राजनीतिक पार्टियों से बहुत सी उम्मीदें सजो करके रखा है, वो उसे पूरी होंगी। जहां तक आपने बात कही है कि मतदाता मौन क्यों है, ये तो मतदाता की तासीर है, बचपन से रहती है। 18 साल की उम्र से ही हो जाती है कि वो बहुत कहता नहीं है कि हमने किस पर वोट दिया। जब आप बहुत ज्यादा माइक सामने रख देंगे और उससे पूछेंगे, तब वो अपनी राय जाहिर करेंगे। और इसको भी लेकर के मतदाता बटे हुए रहते हैं। कल मैं ट्रेन में देख रहा था कि बहुत किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता ट्रेन में सफर कर रहे थे और वहां की महिलाओं से बात कर रहे थे। बहुत चहक करके, बहुत आत्मविश्वास के साथ वो महिलाएं कह रही थी कि हम किसको वोट देंगे और किसकी पार्टी की सरकार लाएंगे। और विपक्ष को लेकर भी लोग उत्साहित थे कि किस तरह से सरकार ने काम किया और हम किनके। तो मतदाता का अपना एक सिलेक्टिव नेचर होता है। उसे उम्मीदवार पसंद आते हैं, उसे परंपरागत वोट भी कहीं न कहीं पड़ते हैं। आप देखिए कि क्या सारे के सारे वोट मोदी जी को पड़ेंगे या बीजेपी को पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तमाम तरह की असफलताओं के बावजूद और मुद्दे नहीं होने के बावजूद आज भी कांग्रेस का वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक बना हुआ है। बिल्कुल। और इसीलिए वो कंपटीशन देने की स्थिति में आज भी है। आप बीजेपी कहती रही होगी कि 440 से आप 40 सीट पर आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश का व्यक्ति तो कहता है ना कि कांग्रेस रहेगी। 18 बीजेपी 15 साल रही और अब कांग्रेस भी 5 साल राज करने का मौका दिया। तो ये जनता है, ये मतदाता है, सबको मौका देता है। लेकिन एक बात जो सुरेंद्र वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सांसद आप क्यों चुने जाते हैं, इसलिए कि आप
आप निकम्मे न रहें, आप आलसी न रहें, आप जनता के काम के लिए खड़े हो, और न सिर्फ जनता के लिए बल्कि आपकी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो मेहनत करके आपको सांसद बनवाते हैं, उनके भी कामकाज होने चाहिए। और पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि इसमें थोड़ी सी कमी आई है। जो सांसद हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, जीतने के बाद खुद को भगवान समझने लगते हैं। आप जनता के भगवान बने रहिए, जनता के बीच बने रहिए, कार्यकर्ता के बीच बने रहिए, तो राजनीतिक दल रसातल में कभी नहीं जाएंगे, वे ललहाते रहेंगे, उनकी जो सीटें वो बढ़ती रहेंगी, और इस देश में जो लोकतंत्र है वो परिपक्व और मजबूत होता रहेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। जिस तरह से तस्वीरें निकल के सवेरे आई, हमने अपने दर्शकों को, हमारे संवाददाता कांकेर के वीरेंद्र ने दिखाई कि किस तरह से जो आत्मसमर्पित नक्सली है उन्होंने भी कतार लगा के मतदान किया है। ये तस्वीरें, और इस पे भी जरा कह दीजिएगा, और कांग्रेस की चुनौती से ज्यादा कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है इन 2 सीटों पे, महासमुंद से और राजनांदगांव से, इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से प्रत्याशी है। अवधेश जी, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं राजनांदगांव की बात कहूंगा। जैसा कि आपने प्रत्याशियों के संदर्भ में कहा, एक तरफ भूपेश बघेल जी हैं, जननेता हैं, छत्तीसगढ़ के 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उस राजनांदगांव के भीतर गंडई छुई खदान को जिला बनाने का काम जो है भूपेश की सरकार में हुआ। उस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सैकड़ों योजनाएं लाई, जिस तरह से वहां पर स्वास्थ्य सुविधा से लेकर तमाम विकास के काम हुए। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिन 11 में से 9 की टिकट काट के 2 को रिपीट किया गया, उसमें से एक संतोष पांडे है, लेकिन उनके निष्क्रियता से जो है राजनांदगांव की जनता विदित है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए संतोष पांडे का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, कवर्धा कांड में 144 लगे होने के बावजूद जो अलोकतांत्रिक चेहरा, उनका जो सांप्रदायिक चेहरा जो है उभर के सामने आया, वह भी सर्वविदित है। उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। विकास के नाम पर उनके पास बताने के लिए, उपलब्धि के लिए कुछ भी नहीं है। कुतर्क के अलावा ये रोजगार को लेके, महंगाई को लेके कुछ उपलब्धि बताने की स्थिति में नहीं है। घरेलू बचत, देखिए, ये संपत्ति छीनने की बात करते हैं, घरेलू बचत अवधेश जी ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम है। महिलाओं की जमा पूंजी महंगाई की भेंट चढ़ गई। युवा नौकरी की तलाश में है। 20 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उल्टा नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लादने के चक्कर में 14 करोड़ से ज्यादा युवा अपनी लगी लगाई नौकरी खो चुके हैं। जिस तरह से कृषि विकास दर पिछली तिमाही का आप देखेंगे 1% से भी कम है, जो ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम है। जिस तरह से कैश फ्लो मिनिमम है, मोदी राज में अर्थव्यवस्था जो है, एक तरफ ये कहते हैं कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ी है, ये ओवरऑल एवरेज आप देखेंगे तो औसत जरूर बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन अवधेश जी असमानता बढ़ी है, ये हकीकत है देश की। 40% संसाधन जो है वो 1% पूंजीपतियों के पास पहुंच गई है। 57% इनकम 10% के पास में है, और 1% जो अपर वर्ग की आबादी है उनका आय जो है कुल आय का 22% है। तो मोदी राज में देश में असमानता बढ़ी है, देश में भुखमरी बढ़ी है। 55 स्थान से हंगर इंडेक्स में 112वें स्थान पर खड़े हैं। डॉलर का रेट 59 रुपए से बढ़ के आज 83 रुपया 54 पैसा तक पहुंच गया है। जो देश के संसाधन हैं, 30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेचने के बाद कुल कर्ज का भार 54 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि ये तमाम आंकड़े थोड़ी सी कमी कर दीजिए। आप लोग 2019 में भी लोगों को बताने की आप लोगों ने कोशिश की, जनता समझ नहीं पा रही आपकी बातों को, क्यों ऐसा? ना, देखिए, इनकी जो असल आदत है, ये एन चुनाव के टाइम लोगों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। पिछले बार भी आपने देखा, पुलवामा के नाम पर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर ये वोट मांगे। ये उस समय न नोटबंदी की चर्चा होने दिए, न ये जीएसटी के जो दुष्प्रभाव है उनकी कलैये खुलने दिए। और अब इस चुनाव में देखिए, कांग्रेस की एक तरफ जो है हमारे घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी है। मोदी जी, कल उनका भाषण आपने सुना होगा, बिल्कुल, किस प्रकार से जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के भी खिलाफ है, जो आपराधिक कृत्य के श्रेणी में आता है, उस तरह से एक वर्ग को भड़काने, नफरत फैलाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, हर बार ये सफल नहीं होंगे। ये चुनाव ये चाहे कुछ भी कर ले, इनको मणिपुर के मामले में जवाब देना होगा। इनको गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए और चीन को कायर मोदी सरकार ने जो क्लीन चिट दिया, उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। किसानों की आत्महत्या पर, किसानों की घटती आमदनी,
कृषि उत्पाद पर जो जीएसटी लगाए गए, जो कॉटन यान और चावल का निर्यात रोका गया, दुर्भावनापूर्वक किसानों को चोट पहुंचाई गई, जो चुनावी बॉन्ड के भ्रष्टाचार है, उस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। सुरेंद्र जी, सीधे मैं जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के प्रतिनिधि राजीव चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव जी, आपका स्वागत है जी। जरा जवाब दे दीजिए कि कागजों के कागजी फेर में, आंकड़ों के कागजी फेर में, और जिस तरह से आप लोग हवाबाजी की सियासत करते हैं, जमीन पे उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस जो गंभीर आरोप लगाती है, चाहे आर्थिक क्षेत्र पे हो, सैन्य क्षेत्र पे हो, रक्षा क्षेत्र पे हो, कोई तमाम क्षेत्र पे बात करती है, लेकिन जनता की जन अदालत में जो चुनाव का महापंचायत चल रहा है, उस चुनाव में तो जनता हमारे साथ है। 2014 में भी इन्होंने नारे लगाए, न जाने कितनी भद्दी बातें की। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है से लेकर तमाम बातें कही। उसके बाद इस चुनाव में भी तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन जनमानस है वो जानता है कि इस देश को अगर कोई सशक्त रूप से चला सकता है उदय जी, तो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है, ना कि इंडी चिंडी जो गठबंधन है, जो भानुमति का कुनबा है। क्योंकि इस देश ने देखा है कि किस प्रकार से जब देश अस्थिर थी, हम उस दारुण जो वो दौर था जब रोज हर 13 महीने में प्रधानमंत्री बदले जाते थे। 4 महीने के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हुए, फिर उसके बाद कभी हरदन हल्ली देवगौड़ा आए, फिर ये आ रहे हैं, और ब्लैकमेलिंग चलती थी राजनीतिक पार्टियों की। क्षेत्रीय छत्र ब्लैकमेलिंग करते थे, देश उनके सामने गौण हो गया था। अपनी मांगे, अपनी बातें, अपनी नीति, अपना एजेंडा, उस चीज से उबर कर अगर ये दौर देखा है तो स्वर्णिम दौर है भारतीय इतिहास का। राजीव जी, कौन सी किताब में आपने तमाम बातें पढ़ी है? कौन सी किताब नहीं, इतिहास है, कल की राजनीति है। आपने देखा कि इंद्र कुमार गुजराल बन गए, जो मैंडेट जो स्पष्ट नहीं था, इंद्र कुमार गुजराल जी बैठ गए, उसके बाद देवगौड़ा जी आ गए, उसके बाद हमारी अटल जी की भी सरकार थी, उसे अस्थिर किया गया, उसे तोड़ दिया गया। उस देश ने उस दौर को देखा, उस काले दौर को, और उसके बाद यह भी देखा कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकार बर्खास्त कर देती। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा। जब हमारे संवाददाता राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेता। सूर्यकांत, क्या कुछ जमीनी तस्वीर आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? एक, और दूसरा ये कि कितना उत्साह मतदाताओं के मन में है, क्योंकि 3:30 बजे का वक्त हो चुका है और राजनांदगांव में तीनों सीट में से सबसे कम महज 47.82% ही मतदान अब तक हो पाया है। सूर्यकांत जी, मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। सुबह से ही लोग जो है कतारों में लगे हुए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने किया है। हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, धूप तेज होने के कारण मतदान केंद्र जो है खाली दिखाई दे रहे हैं। लोग जो है अभी इस वक्त मतदान केंद्रों में अच्छी संख्या उनकी नहीं है, लेकिन 4 बजे ही शाम होते ही फिर लोग मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा से सांसद संतोष पांडे, इसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है कि किस तरीके से दोनों जो प्रत्याशी है वो राजनांदगांव का जो है विकास करेंगे। जो भी जीत के जो इस लोकसभा में आएगा वो किस तरीके से जो है कार्य करेगा। हालांकि अभी दोपहर का वक्त होने के कारण संख्या बहुत कम है मतदाताओं की मतदान केंद्रों में, और अभी भी जो है मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान होने। लेकिन क्या सूर्यकांत, सबसे हाई प्रोफाइल सीट के तौर पे राजनांदगांव को पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से देखा जा रहा है। सियासत दलों के सियासतदान के दावे अपने तरफ, मतदाताओं के मन को आपने टटोलने की कोशिश की, क्या कुछ मतदाता का रुझान दिखाई पड़ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, मतदाताओं का एक ही रुझान है कि विकास हो, चाहे जो भी पार्टी या जो भी सदस्य जो है लोकसभा का वो जीत के आए। राजनांदगांव लोकसभा, राजनांदगांव जिले का विकास हो, क्योंकि शिक्षा, रोजगार जो है बड़ा एक जो है मुख्य मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में, और खास करके राजनांदगांव बात चली आ रही है। बीएनसी मिल के बंद होने के बाद कोई भी एक ऐसा बड़ा उद्योग राजनांदगांव में नहीं है जिससे जो है लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके, तो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर लोग जो है मतदान कर रहे हैं। ठीक है सूर्यकांत, आप नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। अनिल जी, राजनांदगांव सीट की बात हो रही है। सूर्यकांत ने बताया कि मतदाताओं में उत्साह तो है, सियासतदानों के अपने अपने दावे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? 8 विधानसभा के इस लोकसभा में 5 कांग्रेस के पास है। राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया, इन 3 को छोड़ दीजिए, बाकी कांग्रेस के पास।
और आंकड़े देख लीजिए मतदान प्रतिशत के, इन तीनों ही विधानसभा में, राजनांदगांव में तो लगभग 45% मतदान, कम मतदान, क्या इशारा कर रहा है? देखिए अवधेश, राजनांदगांव लोकसभा सीट में जो मतदाता हैं उनके अपने फैसले अलग अलग चुनाव में अलग अलग होते हैं। अब विधानसभा में देख लीजिए, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, बीजेपी के पास 3 है। बिल्कुल, यानी विधानसभा में कांग्रेस को लोगों ने पसंद किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, मुझे लग रहा है पिछले 20-25 सालों से सांसद नहीं है राजनांदगांव में। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी वजह है कि नहीं, एक बार बीच में देवव्रत सिंह उपचुनाव जीते थे, ठीक है, जब प्रदीप गांधी को निलंबित कर दिया गया था। 20 साल से अधिक समय हो गया। हाँ बिल्कुल, नहीं 2007 में जीते, 2007 में, ठीक है, वो आगे 1-2 साल आगे पीछे, बिल्कुल सही। तो मैं मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वहां पर सांसद के तौर पर वहां की जनता क्यों नहीं पसंद कर पा रही कांग्रेस को? बिल्कुल सही। आप देखिए, आप लगातार अगर कैंडिडेट वहां पर पैराशूट कैंडिडेट अगर आप उतारेंगे, वहां लीडरशिप आप तैयार नहीं कर पाए। राजनांदगांव में कोई लोकसभा का चेहरा उतार दे, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा चेहरा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, वो सत्ता में लेकर के आए पार्टी को। और एक बात और कहूंगा, भूपेश बघेल जी का अस्तित्व बने रहना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे नेताओं का होने हो रहेगी तो कांग्रेस जो है बलवती होती रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके सामने संतोष पांडे जो भाजपा के एकदम फ्रेश चेहरा रहे पिछली बार तो, और इस बार एंटी इंकम्बेंसी उनके खिलाफ भी चल रही है। लेकिन आपने जैसा कहा कि मतदान के प्रतिशत कम होने के बहुत सारी वजहें होती हैं। एक वजह ये होती है कि हो सकता है मोदी आ रहे हैं, अब हम ज्यादा वोट देकर के क्या करेंगे, जैसा कि बीजेपी की आशंका है, एक तो वो चीज हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि भूपेश बघेल की भी कहीं न कहीं एंटी इंकम्बेंसी तो होगी, क्योंकि कांग्रेस अभी अभी चुनाव हारी है 5 सालों में। आपने देखे किस तरह के वीडियो वायरल हुए, खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के वीडियो वायरल हुए हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। और संतोष पांडे की भी कहीं न कहीं एक एंटी इंकम्बेंसी उनके खिलाफ भी बनी हुई है। बिल्कुल, मैं अनिल जी में लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं भोपाल स्टूडियो का रुख करता हूं। पूर्वी, ओवर टू यू। देखिए, यहाँ पे कांकेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पे लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है, जहां कांकेर लोकसभा सीट की 4 विधानसभा में वोटिंग संपन्न हुई है। जो यहाँ कांकेर, आंतागढ़, भानु प्रतापपुर और केशकाल में यहाँ पे वोटिंग संपन्न हुई है। सुबह 7 से 3 बजे तक का यहाँ पे मतदान का समय था और 1 बजे तक लगभग आपको बता दें 60% यहाँ पे मतदान हुआ है। तो 4 विधानसभा सीटें यहाँ पे जहाँ कांकेर लोकसभा की जहाँ वोटिंग संपन्न हुई है, कांकेर, आंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केशकाल में यहाँ पे वोटिंग संपन्न हुई है। सुबह 7 से 3 बजे तक का यहाँ मतदान का समय था और 1 बजे तक लगभग आपको बता दें 60% मतदान यहाँ पर हुआ है। जी अवधेश जी, ओवर टू यू। आपके यहाँ तो मैंने हाँ बिल्कुल, बेहद शुक्रिया पूर्वी। कुल मिला के चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, और जिस तरह से कांकेर का जिक्र किया जा रहा था, तो कांकेर के 8 विधानसभा में से 4 में मतदान कार्य जो 3 बजे तक था वो संपन्न हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि इन 4 विधानसभा सीटों पे दोपहर 3 बजे तक और बाकी जगहों पे 6 बजे तक मतदान कार्य होगा। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं सुरेंद्र जी आपका रुख करता हूं। कांग्रेस, बीजेपी तो कह रही है कि आप केवल हवाई बातें कर रहे हैं, आप केवल आंकड़ों की बाजीगिरी में फंसे हुए हैं, जबकि जमीन पे लोग इतने खुशहाल हैं कि लोगों को फील गुड होने लगा है। अवधेश जी, यही माहौल भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों में आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी और चुनाव के पहले फील गुड पूरे देश में इनका नारा था। आज जो है भाजपा नेताओं का चरित्र जो है शुतुरमुर्ग की तरह है। इनको न देश में महंगाई दिखता है, न बेरोजगारी दिखता है, न बढ़ती असमानता दिखता है। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे ब्लैकमेलिंग के लिए, तो एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कल की खबर है। ये अजीत पवार हैं, जिनको देश के प्रधानमंत्री भोपाल की सभा में लगभग 2 महीना पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा क्षेत्रीय दलों की सुन लीजिए ब्लैकमेलिंग क्या होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सीबीआई, आईटी, ईडी को काम में लगा के, अभी ये कल की परसों की खबर है कि अब अजीत पवार क्योंकि भाजपा के सहयोग से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्लोजर रिपोर्ट ईडी ने सबमिट किया हाईकोर्ट के समक्ष। तो किनके दबाव में हुआ होगा? ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले प्रफुल्ल पटेल 840 करोड़ के विमान घोटाले के आरोपी थे, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया क्योंकि वो भाजपा के सहयोगी हो गए। उससे पहले छगन भुजबल, आपको याद होगा, पिछले 8 साल से वो आरोपी थे। ईडी ने उनके खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया
ठीक। और जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी देश में जो है वो सैकड़ों की संख्या में है। भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच रोक दी गई। जी मैं लौटूंगा, मुझे भोपाल स्टूडियो का रुख करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनिल जी, आप मेरी बातों से असहमत होंगे तो बता दीजिएगा कि देश के केंद्रीय एजेंसियों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारें बदलती है तो उनकी तस्वीर बदल जाती है। 2004 से लेकर 2014 तक सीबीआई को तोता कहा जाता था, अब इनके बीजेपी के संगठन कहा जाता है। खैर, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूं। पूर्वी, ओवर टू यू। जी देखिए, यहाँ पे बड़ी खबर मिल रही है जहां कांकेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। दान किया है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? पूरी तरीका से आश्वस्त है। नरेंद्र मोदी जी का दुनिया में लहर चल रहा है, सुनामी चल रहा है। कौन से मुद्दे हावी रहे लोकसभा में? कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी मुद्दा है, 3100 रुपया में किसानों की धान खरीदने की मुद्दा हो, महतारी वंदन के नाम से 1,000 रुपया हर माता बहनों को देने की बात हो, गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कच्चा मकान को पक्का मकान बनाने की बात हो, हर घर में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पीने की पानी पहुंचाने की बात हो, फ्री में राशन देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के गरीब का फ्री में इलाज कराने की बात हो। ये तमाम मुद्दा है और इन मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में गए और ये मुद्दा गाँव के लोगों को, गरीब लोगों को बहुत बढ़िया जो योजना है उन तक पहुँच रही है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए 3 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कुल मतदान केंद्रों में 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रायपुर के मुख्य निर्वाचन कार्यालय में कमांड कंट्रोल रूम से दूसरे चरण के चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बता दें, इस मॉनिटरिंग का उद्देश्य मतदान में पारदर्शिता लाना है, मतदान से जुड़े किसी समस्या का त्वरित निवारण करना है, निराकरण करना है। तो देखिए, प्रशासन लगातार मुस्तैद बना हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए। पूरी तरीके से पारदर्शिता यहां पे बरती जा रही है। आज दूसरे चरण का मतदान है और छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीट, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, इन तीनों सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। और जैसे कि हम हर बार जो है मतदान के लिए आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, वैसे ही आज हम छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर स्थित कमांड कंट्रोल रूम में मौजूद है, निर्वाचन के कार्यालय में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लाइव वेबकास्टिंग यहाँ पर की जा रही है मतदान केंद्रों की, ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो और पारदर्शिता जो है वो इस मतदान में रहे। किसी समस्या, कोई भी समस्या हो या फिर उसका निवारण कैसे किया जाए, इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये कमांड कंट्रोल रूम है जहाँ पर मतदान केंद्रों पर नजर रखा जा रहा है। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए डिप्टी सीईओ पूर्व जी मौजूद है। सर, किस तरह से कमांड कंट्रोल में वर्क हो रहा है और क्या कुछ खासियत है इस रूम से, कैसे आप वॉच कर रहे हैं? देखिए, फेज़ 2 में कुल 6567 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग हो रहा है और 3243 पोलिंग स्टेशन में इस बार वेबकास्टिंग हो रहा है। हमने एक कैमरा पोलिंग स्टेशन के अंदर लगाया, दूसरा कैमरा पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया, मतलब कि ओवर द पोलिंग स्टेशन हमको पूरा व्यू मिल रहा है। हम पूरे 50% पोलिंग स्टेशन का अपने डेस्कटॉप पे बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, पहले चरण पे भी मॉनिटरिंग की गई थी, क्या कुछ ऐसी कोई समस्या आई हो, कोई कंप्लेंट्स आए हो, या फिर जो मॉनिटरिंग में आपने पाया और फिर उसमें सुधार की गई? देखिए, ऐसे कोई सेंसिटिव कंप्लेंट्स नहीं आई, बस हमको वेबकास्टिंग के माध्यम से ये पता चल रहा था कि किस पोलिंग स्टेशन में कितनी भीड़ है किस समय पर। और जहाँ भी हमको किसी पॉइंट ऑफ टाइम अगर भीड़ ज़्यादा लगती थी तो हम उसके डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते थे। उनकी रैपिड रिस्पॉन्स टीम तत्काल रिपोर्ट करती थी कि क्या इशू है, इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। वहाँ भी जो वेबकास्टिंग की जो टीम है वहाँ भी मतलब हर एक मतदान केंद्र में 50%? जिले में भी हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ भी हमारी टेक्निकल टीम है और हमको तत्काल रिपोर्टिंग करती है अगर हम यहाँ से कोई इशू फ्लैग करते हैं तो।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कमांड कंट्रोल रूम है और यहाँ से वेबकास्टिंग कर जो मतदान केंद्र है वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ पे कैमरे के माध्यम से, और यहाँ पर पूरी तरीके से निर्वाचन में मतदान में पारदर्शिता रखने के लिए यहाँ पर वॉचिंग की जा रही है। इसके साथ ही अगर कोई भी मतदान केंद्र में भीड़ हो जाती है या फिर किसी अन्य तरह की समस्याएं आती हैं तो उसको यहाँ से कमांड दिया जाता है वहाँ पर सुधार के लिए या फिर समस्या को हल करने के लिए। तो इस तरह से एक लोकतंत्र के इस महापर्व में निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तरीके से मतदान को जो है मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि सही से मतदान हो और एक अच्छा निर्वाचन का जो काम है वो यहाँ पर हो। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार पहले चरण के चुनाव में भी मॉनिटरिंग की गई कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से, और अब दूसरे चरण और आने वाले तीसरे चरण में भी इस तरह से मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध बना हुआ है। और सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का, जहां रेजिडेंट एडिटर एक खास पैनल के साथ मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी अवधेश जी। बेहद शुक्रिया पूर्वी। कुल मिला के कि जो कांकेर से खबर निकल के आ रही है कि 4 विधानसभा में मतदान कार्य संपन्न हो चुके, इसी पे चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ हमारे कांकेर के संवाददाता वीरेंद्र यादव बने हुए। वीरेंद्र, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर और केसकाल, इन 4 सीटों में मतदान कार्य संपन्न, क्या तस्वीरें और क्या आंकड़े वीरेंद्र? जी बिल्कुल, जैसे मतदान जो महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व जो है, लगातार सुबह से ही मतदान जारी था। अब जो है बिल्कुल कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 4 विधानसभा में चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। तो लेकिन पूरी तरीके से जो मतदाता है वो जो है मतदान कर चुके हैं, और जो मतदाता जो अंदर है उनको जो है शाम जो है 5 बजे तक अंदर में रहेंगे। उसके बाद भी जो पूरे आंकड़े है वो पता चल पाएगा। फिलहाल जो है 60% ही जो है मतदान हुआ है। 5 बजे के बाद जो है पूरी तरीके से जो मतदान है वो जो है थम जाएगा, और फिलहाल जो 3 बजे के बाद से जो जितने गेट है वो जो है बंद कर दिए गए हैं, और जो अंदर में है उनको जो है लाइन लगा के जो अपना मताधिकार का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो मतदाता है वो फिलहाल अंदर में है और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और 4 विधानसभा में संपन्न हो चुका है, और जितने भी मतदाता है अपने मतदान का उपयोग कर चुके हैं। फिलहाल 60% ये मतदान हुआ है। जी वीरेंद्र, आपने अलग अलग तस्वीरें दिखाई लोकतंत्र की खूबसूरती की। आपने ये भी दिखाया है कि किस तरह से आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उन्होंने भी कतार लगा के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक सवाल मेरा ये है कि सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए कांकेर में मतदान कार्य संपन्न कराना शांतिपूर्ण, ये चुनौती बना हुआ था। क्या इस चुनौती को पार पाते हुए आयोग की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है? लोगों के मन में क्या कुछ तस्वीरें, लोगों के मन में क्या कुछ विचार? बिल्कुल खुशहाली है, क्योंकि सुबह जिस प्रकार से मतदाता भीषण गर्मी में सुबह से 7 बजे से 3 बजे तक लाइन लगे थे, और क्योंकि कांकेर लोकसभा में कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, छोटे बेटिया हो, कोयली बेड़ा हो या आमा बेड़ा हो, तमाम जो लोग हैं वो जो अपने मताधिकार का प्रयोग करे थे। आज भी BSTV ने एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई जहाँ आत्मसमर्पण जो 4 नक्सली थे उन्होंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पहले जो जंगल में रहते थे वो जो है शहर में आ जाएगी, जंगल से सब उनका जो सफर है वो शहर तक पहुंचा। अब वो है अब लोकतंत्र के में जो महापर्व है उसमें वो विश्वास करके वोट कर रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और उसका जो आत्मसमर्पण जो नक्सली है वो ये भी कह रहा है कि जितने भी जो जंगल में जो नक्सली है वो जो है मुख्य धारा से लौट आए और जुड़ जाए। और ये जो है जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रहे हैं लोन मराठो, उस योजनाओं के तहत वो जो है मुख्य धारा से लौटकर इस जो प्रजातंत्र है उसमें जुड़कर जो है सब जो है। बिल्कुल बेहद शुक्रिया वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, मैं एक बार राजीव जी का जिक्र कर लेता हूं। राजीव जी, आंकड़े, दावे, हकीकत, ये सब अब छोड़ दीजिए साहब। दूसरे चरण के मतदान कार्य भी लगभग समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने जो टारगेट सेट किया था कि हर सीट को 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतना है, वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए आप?
नहीं, देखिए ये तो परिणाम ही बताएगा। हम एक टारगेट को लेकर चलते हैं, गोल शीट को लेकर चलते हैं, और जो हमारी उम्मीद है, जो आशाएं हैं, जो इतनी सारी केंद्र की जो स्कीम चल रही है, जो केंद्र और राज्य मिलकर जो काम करते हैं, ठीक है। और जो चूंकि अब का मतदाता सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, टेली मीडिया से जुड़ा हुआ है, दिन भर की खबरें देखता है। राजीव जी, मैं 2 सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। मतदान के प्रतिशत सामने आ चुके हैं 3 बजे तक। मैं एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूं। दर्शकों को मतदान का प्रतिशत बता दीजिए। पूर्वी, ओवर टू यू। देखिए, शुक्रिया अवधेश जी। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर वोटिंग के जो है 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। 63.92% तक मतदान हुआ है। जहां हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की बात कर दें तो 61.34% मतदान राजनांदगांव में हुआ है। महासमुंद की बात करें तो 63.30% मतदान महासमुंद में। और नक्सल प्रभावित कांकेर की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 67.50% मतदान कांकेर की 4 विधानसभाओं में हुआ। 4 विधानसभाओं में यहाँ पे कांकेर की जो नक्सल प्रभावित विधानसभाएं थी, वहां पे वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। राजनांदगांव की मोहला मानपुर विधानसभा में भी मतदान खत्म हुआ है। महासमुंद की बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के 9 बूथों पर वोटिंग यहां पे समाप्त हुई है। देखिए, नक्सल प्रभावित ये 4 विधानसभाएं, जहां पे कांकेर की ये विधानसभा है, कांकेर लोकसभा सीट की, जहां वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है। और नक्सल प्रभावित कांकेर में सबसे ज्यादा 67.50% मतदान हुआ है। चलिए वापस चर्चा में लौटेंगे, रुक करेंगे अवधेश जी का। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी। कुल मिला के आंकड़े जो हैं वो सुखद परिणाम की ओर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तक 63.92% मतदान का होना ओवरऑल, और कांकेर जो अति नक्सल प्रभावित जो लोकसभा है वहां पे 67.50% मतदान का होना, महासमुंद में 63.30 और राजनांदगांव में 61.34% मतदान का होना। ये बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इतने फीसदी लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन BSTV की अपील, अभी भी वक्त है मतदान देने का। अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो अपने नजदीकी मतदान केंद्र पे पहुंचिए, अपने मतदान केंद्रों पे पहुंचिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 5 सालों के लिए अपने सांसद का चुनाव कीजिए। इसी अपील के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। राजीव जी, आप जवाब दे रहे थे, प्लीज आप एक बार कंटिन्यू कर लीजिए जवाब। तो देखिए डॉक्टर अवधेश जी, ये एक प्रक्रिया रहती है, और आज जो जनमानस है वो बहुत सजग है, सक्रिय है, खबरों पर उनकी नजर है, तो वो एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पिछली सरकारें थी, UPA 1, UPA 2, या उसके पहले जो संयुक्त मोर्चे की सरकारें थी, उसके पहले जो कांग्रेस निमित्त जो सरकारें थी, जो सरकारें भंग हो जाती थी, आज देश की क्या स्थिति है। नव मतदाता तो और ज्यादा सक्रिय है, तो वो लाभ हमको मिलेगा। लेकिन वोटों की संख्या बताने में मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूं कि हम ये 5 लाख से जीतेंगे कि 5 लाख से कम जीतेंगे। ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो जाएगा, 7 जून को। तो लेकिन उसके पहले हम बताने की स्थिति में, लेकिन सुखद परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ से स्वर्ण कमल भेजा जाएगा मोदी जी को, और वो जो हैट्रिक है वो यहीं से लगेगी और छत्तीसगढ़ का योगदान रहेगा। इसके लिए बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल हमारी जो सेल्फ एनालिसिस है, जो हम बूथों की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लीड की ओर सभी सीटों में अग्रसर है। ठीक है सुरेंद्र जी, स्वर्ण कमल भेजा जाएगा छत्तीसगढ़ से ही हैट्रिक लगेगी। कहाँ हैं आप लोग, क्या करिएगा आप लोग? तीसरी बार सरकार से बाहर होंगे आप? अवधेश जी, ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। असलियत छत्तीसगढ़ की जनता समझती है कि यदि कमल पे बटन दबेगा तो वो कमल जो है वो मोदी जी से पहले अडानी के कदमों में जाएगा। जिस तरह से ये नंदराज पर्वत बेचे, अडानी को दिए, जिस तरह से हसदेव के जंगल कट रहे हैं, पिछले 3 महीने में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए, जिस तरह से NMDC का नगरनार प्लांट आप खोल के देख लीजिए, दीपम की साइट पे सेल लगा के रखे। विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था बस्तर की जनता से कि बिकने नहीं दूंगा। आज जाके देखे, चौथी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इनको तो सुविधा के लिए चुना था जनता ने। रेल सुविधाएं क्यों बाधित है? मालगाड़ियां बेधड़क दौड़ रही है, यात्री ट्रेनों के लिए कहते मेंटेनेंस है। कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल में दोहरी और तिहरी लाइन विकसित की, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरे देश में हुआ, सिग्नल का जो है इलेक्ट्रॉनिकरण हुआ, तब ट्रेनें बाधित नहीं होती थी। आज ये बहानेबाजी कर रहे हैं। ये बताएं, देखिए स्टेशन को बेचने का काम हाल ही में सबसे आखिरी अभी ये भोपाल का स्टेशन बेचे हैं। तो ये एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, देश के संसाधन एक व्यक्ति पे लुटा दो और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखिए 10 साल की उपलब्धि के नाम पे बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है।
ये दलबदल के सहारे हैं। ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं और अपने दल में शामिल कर लेते हैं। तो जो डर और लालच का जो साम्राज्य बचाने का डर और लालच के माध्यम से इनका कुत्सित प्रयास है, जनता समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के झांसे में अब नहीं फंसने वाली। असल मुद्दों पर ये चुनाव होगा, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, बढ़ती असमानता को लेके, देश की संसाधन बेचने और बचाने की लड़ाई है। तो आम जनता जो है देश की समृद्धि के लिए लड़े। मैं लौटूंगा अनिल जी का रुख। अनिल जी, सियासत दलों के दावे और वादों को दूसरे तरफ कर दीजिए, आपका अनुभव और एनालिसिस क्या कहता है? प्रदेश की जनता ने छत्तीसगढ़ की इन 3 सीटों पे जहां पे आज मतदान जारी है, अब तक जो 63.92% जनता ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है आंकड़ों के मुताबिक, उनके मन में चल क्या रहा होगा? देखिए अवधेश जी, ये जो तीनों लोकसभा सीटें हैं, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, अगर महासमुंद को थोड़ा बहुत साइड कर दें तो लगभग तीनों सीटें नक्सल प्रभावित अफेक्टेड हैं। बिल्कुल। और कांकेर में और राजनांदगांव के मोहला मानपुर जो बहुत नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां मैंने सुना शायद 65% से ऊपर की पोलिंग हुई है। और कांकेर में भी हमने देखा कि अच्छा मतदान हुआ है, 60% से ऊपर हुआ है। तो मुझे लग रहा है 5-5.5 अनिल, बस थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। मोहला मानपुर में 71% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया 3 बजे तक। 71% सर्वाधिक लोकसभा इस राजनांदगांव लोकसभा के 8 विधानसभा में से। ये वो इलाका है जहां पर कि नक्सल एरिया है, जहां पर कि भाजपा नेताओं की हत्या हुई, वहां पर नक्सलियों की धमकी हुई वहां पर। और इसके बाद भी अगर वहां का मतदाता या कांकेर का मतदाता, अभी कांकेर में तो 29 जो नक्सलियों को ढेर किया गया था वहां पर, तो जवानों ने जिस तरह से वहां काम किया, उसके चलते मतदाता के मन में एक विश्वास लौटा है कि सरकार हमारी सुरक्षा कर सकती है। और इसी सरकार को, अलोकतांत्रिक सरकार कायम करके ही हम जनताना सरकार को एक तरह से पीछे कर सकते हैं, नक्सलियों की सरकार को ठुकरा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो जम करके वोट कर रहे हैं। उनका वोट शांति के लिए, उनका वोट विकास के लिए है। और वो अभी तो हमने देखा, कल फिर से एक मांग उठी कि अब तो ग्रामीण कह रहे हैं कि सरकार को बातचीत करना चाहिए नक्सलियों से, क्योंकि हम लोग कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे, कब तक बेरोजगार अपनी नक्सलियों के भय में आकर के अपने रोजगार और जीवन से हाथ धोएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक संदेश है अधिक से अधिक वोटिंग करके कि हमने बंदूक के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया है और अब हिंसा नहीं चलेगी और हम शांति और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, चाहे फिर वो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट जीते, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा जताना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कि बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है। अन्यथा पिछले लोकसभा चुनाव को उठा करके देख लीजिए, ओवरऑल वोटिंग 60% से ज्यादा नहीं हो पाती थी। तो इस बार यदि मुझे लग रहा है कि 5.5 तक 75% तक वोटिंग जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रुझान है और आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इसका फायदा विपक्ष को ज्यादा मिलता है, ज्यादा वोटिंग होती है तो, क्योंकि उस सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी मानी जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए, मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी का भरोसा जिस तरह मोदी सरकार पे और बीजेपी की केंद्र सरकार पे बना हुआ है, हो सकता है वो उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चीजें हों। ठीक है, रिजल्ट जब आएगा तो एक अप्रत्याशित फैसला। बिल्कुल सही। 4 जून को ही पता चल पाएगा कि जनता जनार्दन ने किसे अपना सर्वोच्च चुना है, किसे अपना नेता चुना है। राजीव जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। महासमुंद लोकसभा सीट, कांकेर और राजनांदगांव, आंकड़े बताते हैं कि कांकेर और राजनांदगांव दोनों एक ही तासीर की सीट है। मतलब इन दोनों ही लोकसभा में 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है। और पिछले बार के आंकड़े को अगर देखा जाए तो कांकेर में वीरेश ठाकुर को, जिन्हें कांग्रेस ने फिर से प्रत्याशी बनाया, वो महज 6000 के आसपास वोटों से वो हारे थे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी, अपना सांसद वहां पे बदल दिया है। जी बिल्कुल, पिछली बार की स्थितियां अलग थी अवधेश जी, आज स्थितियां अलग है। पिछले बार हम मात्र 5000 से जीते थे, लेकिन अवधेश जी आपको समझना पड़ेगा, पिछले बार सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, लोकल गवर्नमेंट थी। कुछ मतदाता ये सोचते थे कि अगर यहाँ राज्य की सरकार है तो हमारे सांसद भी चुने जाना चाहिए। तो कांकेर में अभी स्थितियां अलग है। मैं खुद कांकेर के 8 विधानसभा क्षेत्र में घूमा हूँ। बिल्कुल, मैं इसी कारण आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांकेर के लगभग प्रत्याशी भी रहे हैं। जी, तो मतलब प्रभारी रहे, माफ कीजिए। जी, तो वहां लगातार जो स्थितियां थी,
मैं निश्चित रूप से नम्रता से स्वीकार करता हूं, भानु प्रतापपुर के कुछ बेल्ट में हमारी कमजोरी है जो दिख रही है, लेकिन हमने काफी वहां पर प्रचार प्रसार किया, व्यापक सघन दौरा किया, प्रत्याशी के 4 दौरे हुए। तो मुझे विश्वास है कि जो पिछले बार हम 5,000 से जीते थे, इस बार हम 1 लाख से ऊपर से भी, यानी लाखों की संख्या में, 1 लाख हो सकता है 2 लाख से जीते, हो सकता है 2.5 लाख से जीते, हो सकता है 1.5 लाख से जीते, लेकिन हमारी विजय एक बार 5 का भी आंकड़ा बोल दीजिए। 5 लाख से भी जीत सकते हैं बिल्कुल। जनता जनार्दन देखिए साइलेंट रहती है, पता नहीं चलता। इस बार आप विधानसभा में देखिए, हमें खुद को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। ये आत्मविश्वास जो था, वो आत्मविश्वास खुलकर सामने आया। वो गौरवमयी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई विधानसभा में। लोग कहते थे, सरकार बंधु कहते थे कि आप लोग 30 सीटों पर है। तो उसी प्रकार इस लोकसभा भी चुनाव में जिस प्रकार से 9 मतदाता, जो हमने 70 साल से जो ज्यादा मतदाता, उनके लिए जो कार्ड लाया मेडिकल कि जो बीमारी होगी, चाहे किसी भी वर्ग का हो, गरीब हो अमीर हो, तो सारी चीजों के लेकर जो उत्साह है, जो मोदी जी के प्रति देशवासियों का जो विश्वास है, तो उत्साह, विश्वास, विकास, ये सारी चीजें ये दिखलाती है कि जो नए रोजगार के प्रति जो शिशु ऋण दिए जा रहे हैं, रेहड़ी पट्टी योजना है, तो तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मतदाता बहुत उत्साहित है। जो पिछली बार की हमारी चुनाव प्रबंध में भी जो छोटी मोटी कमियां थी, सारे कमियों को दूर कर लिया गया है। और इस बार कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद तीनों जगह हमारी विजय निश्चित होगी। और राजनांदगांव के बारे में थोड़ी सी बात कह दूं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री वोरा जी हार गए थे जब वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हुए थे, और उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी एक विधानसभा जीते और एक विधानसभा हारे हुए प्रत्याशी के रूप में उनके सामने सम्मुख खड़े हुए थे। तमाम विश्लेषक कहते थे कि ये तो बड़ा आसान चुनाव है, लेकिन उस समय वोरा जी को हराया था डॉक्टर रमन सिंह ने। वही इतिहास दोहराया जा रहा है। भूपेश बघेल जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, संतोष पांडे जी एक संगठन के कर्ता हैं। राजीव जी, मैं लौटूंगा, मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगा जवाबों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूँ कुछ खबरें को लेके। पूर्वी भी हमारे साथ बनी है। पूर्वी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया अवधेश जी। यहाँ पे खबर जो है धमतरी से, जहां छत्तीसगढ़ के धमतरी लोकसभा चुनाव में 2024 के दौरान मतदाताओं में वोटिंग के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है, और उत्साह जो है लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। धमतरी के भटगांव में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान जारी है, जहां लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है। चुनाव के दौरान आयोजित विवाह समारोह के बीच दूल्हे राजा अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और लाइन में लगकर मतदान भी किया है। ये बेहद ही सुंदर तस्वीर लोकतंत्र की, जहां लोकतंत्र के महापर्व के दिन जो है विवाह था, और इस विवाह के बीच जो है दूल्हे राजा अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने, बेहद सुंदर तस्वीर लोकतंत्र की। देखिए, महासमुंद विधायक राजू सिन्हा ने मतदान किया है। पत्नी प्रिया सिन्हा के साथ उन्होंने मतदान किया है। आम जनता के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया है, और कहा कि लोकतंत्र में जो है बेहद ही अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में एक बेहद ही सुंदर तस्वीर, जहां लोकतंत्र का ये महापर्व, मतदान लगातार जारी है। खूबसूरत तस्वीर, जहां दूल्हा जो है मतदान केंद्र पहुंचा है और बैंड बाजे के साथ पहुंचा है। दूल्हे साहब ने बैंड बाजा और बारातियों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का अधिकार किया है, अपने मत के अधिकार का उपयोग किया है। बारात जाने से पहले दूल्हे ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है। मतदान केंद्र पहुंचते ही दूल्हे ने पहले मतदान किया है, फिर अपनी दुल्हन को लेकर बारात लेकर रवाना हो गया है। दूल्हे ने कहा मतदान पहले फिर बारात। बीएसटीवी से खास बातचीत में बारात जाने से पहले उन्होंने मतदान किया है और अपनी बात कही है, आप भी सुनिए। इस वक्त जो है हम शीतलापारा पहुंचे हैं और सुबह से मतदान जारी है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और कुछ खास लोग से आप खास बातचीत करवाएंगे हम आपको, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा लोकतंत्र के महापर्व में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, कई लोग ने जो है अपना मताधिकार का प्रयोग मतदान कर रहे हैं। और एक ऐसे खास शख्स से आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ है कांकेर के हमारे दूल्हे साहब। ये जो है मतदान करने के लिए पहले तो ये जो है बारात निकलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने सोचा कि हम मतदान करना जरूरी है, लोकतंत्र की इस महापर्व में शामिल होना जरूरी है। तब जो है दूल्हे साहब ने इनके पूरा ड्रेस आप देख पा रहे हो, पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन बारात जाने से पहले ये जो है मतदान करना जरूरी समझा। उनसे ही खास सीधा चर्चा करते। सर, आप तो पूरा तैयार होके, एक तो मतदान का महापर्व, दूसरा आपका जो है बारात, कैसा दोनों में कैसा उत्साह है बताइए। अच्छा लग रहा है मेरे को। एक सोचा नहीं था कि मेरे शादी के दिन ही मुझको मतदान करना है, दूल्हे के वेश में, ड्रेस में से बोल के। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी लग रहा है। बहुत अच्छा, शादी भी हो रहा है, मतदान का पर्व है, दोनों में है एक उत्साह है। आप यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं,
आम जनता को क्या कहना चाहेंगे आप इस मतदान के प्रयोग? क्या कहेंगे वो मतदान करे, अपने मताधिकार का प्रयोग अपना मताधिकार का प्रयोग करे और मतदान करे। और बिल्कुल ये जो है अच्छा क्या नाम है आपका? शैलेंद्र रजक। कहाँ रहते हैं? शीतलापारा। बारात कहाँ जा रहे हैं वैसे? कोरतरा तहसील चारमा। अच्छा, तो ये जो है कोटतरा जा रहे हैं बारात और दूल्हे साहब बिल्कुल तैयार होके अब यहाँ से जो है बारात के लिए प्रस्थान करेंगे। पहले इन्होंने सोचा कि हम जो है पहले अपने मताधिकार मतदान का प्रयोग करें और उपयोग करें, उसके बाद जो हम बारात के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सीधा हम जो है दूल्हे साहब से बात कर रहे थे, अब ये बिल्कुल अब तैयार हो गए। इसके बाद जो है अब आगे वो है प्रस्थान करेंगे। वीरेन यादव, BSTV, कांकेर। और देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार BSTV आपको सारी खबरें और सारी खूबसूरत तस्वीर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में लोकतंत्र के महापर्व पर महासमुंद के बाग बाहरा के थर्ड जेंडर सारिका और जूली ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कहा कि हमने इस बार सभी से मतदान करने की अपील की है। निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। मतदान के बाद उन्होंने सेल्फी भी ली है। उन्होंने अपने साथियों को भी मत देने का आग्रह किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। जिले में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 17 है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें हर वर्ग से सामने आ रही हैं और यहाँ पे थर्ड जेंडर मतदाताओं ने भी जो है अपने मत का प्रयोग किया है, अधिकार का उपयोग किया है। सीधा रुख करेंगे रायपुर से अवधेश जी का। अवधेश जी, ओवर टू यू। विकास बैठा था। बेहद शुक्रिया पूर्वी। मैं एक बार सीधे चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, दावे वादों का समय बीत चुका है, मतदान कार्य समाप्ति की ओर है। इस डिबेट को भी मुझे जल्द समाप्त करना पड़ेगा। जब एक बार क्लोजिंग स्टेटमेंट में बता दीजिए कि क्या आप लोग उत्साहित हैं इस मतदान प्रतिशत को लेके, लोकतंत्र के विभिन्न तस्वीरों को लेके, और जो रिजल्ट जो आपके पास सर्वे जो जानकारी आ रही होगी उस चीज को लेके, और आपके उत्साह के बीच बीजेपी का उत्साह कहां ठहरता है? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है 400 पार का हो, यहाँ पर 11 के 11 5 लाख की लीड बता रहे थे अभी भाजपा के मित्र। तो ये पूरी की पूरी जो है इसकी हवा निकल चुकी है। पहले चरण के चुनाव में जो 102 सीटों के जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें से लगभग 70% सीटें हारने जा रही है। उसी तरह से आज दूसरे चरण का जो चुनाव है छत्तीसगढ़ में जो रुझान आ रहे हैं, जो युवा यहाँ के रोजगार के नाम पर ठगे गए, जिस तरह से महिलाओं का शोषण यहाँ पर हुआ, जिस तरह से 27 लाख महिलाएं गोठाउन के माध्यम से आजीविका कमा रही थी, उनको उनके हक से वंचित किया गया। श्रमिक कानून में विपक्ष को सदन से बाहर रख के 12-12 कानून एक दिन में जो श्रमिक विरोधी कानून पास किए। श्रमिकों के जो मनरेगा में जो बजट होते थे हर साल 10 से 25% तक की कटौती की जा रही। हमारा वादा है कि 200 से बढ़ा के 400 रुपया मनरेगा का दिया जाएगा। जिस तरह से हिस्सेदारी की हमने बात कही, जो सामाजिक न्याय कांग्रेस का वादा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटों में यहाँ हारेगी। कांग्रेस जो है बड़ी जीत की ओर। ठीक है, दरअसल यही सकारात्मक राजनीति होता है कि आपने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी अधिक से अधिक सीटें हारेंगी, उसके बाद आपने कहा कि कांग्रेस अधिक सीटें जीतेगी। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, समय रहा तो मैं अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2 चरण का चुनाव लगभग समापन की ओर बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये शांति और विकास के लिए किया गया चुनाव है। ये नारा, नीति और नेतृत्व जिसको सबसे पसंद आएगा वो पार्टी जीतेगी। और ऐसा ये बात मैं साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जड़ें छत्तीसगढ़ में मजबूत नहीं है। बिल्कुल, 2 सीटें जीत लेती है, 3 सीटें जीत लेती है, और कभी कभी तो 4-5 सीटों तक जीता है। तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक तरफा रहेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं न कहीं उसको भी सीटें मिल सकती हैं। और रही बात बीजेपी की, आप 2000 से उठा करके देख लीजिए, 70-80% सीटें बीजेपी जीत लेती है। और इस बार तो मोदी का डंका है, मोदी का जादू है, उनकी गारंटी है। तो लेकिन एक बात और बताऊं कि दोनों ही राजनीतिक दलों के जो छत्रप हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, दीपक बैज हो, या बीजेपी के और बड़े नेता हों, इन सबकी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं दांव में लगी। बिल्कुल सर। और यदि जो भी पार्टी हारेगी जीतेगी, इन सारे बड़े नेताओं का राजनीतिक कैरियर पर कहीं न कहीं सीधा असर हो, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव जी, ये बात बिल्कुल सही अनिल जी ने कहा कि चाहे दीपक बैज हो, भूपेश बघेल हो, ताम्रध्वज साहू हो, तमाम के जो राजनीतिक करियर पे एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह लगेगा अगर ये सीटें लूज करती है तो। हालांकि दावा है कि इन तीनों सीटों पे कांग्रेस जीत के सामने आएगी। नहीं, कांग्रेस के जीतने का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है कि कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। लेकिन देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी या तो राज्यसभा चले जाते हैं या वापस, या संगठन उन्हें कोई काम देता है। चुनाव में हार जीत बहुत बड़ी बातें नहीं रहती है। ऐसे बहुत
हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ है कि चुनाव हारने के बाद, देखिए चुनाव एक चुनौती है, चुनाव लड़ने के बहाने एक संदेश दिए जाते हैं। मुझे याद है 1984 के दौर में, उसके पहले हम केवल संदेश देने के लिए चुनाव में खड़े होते थे। हमें पता था कि हम हार रहे हैं, लेकिन हमारा लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो, हमने वो समय भी देखा है। और आज वो समय है कि हम जीतने के लिए खड़े होते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारी वर्किंग, हमारे संगठन के बीच में जो हमने पिरामिड खड़ा किया है कि अंतिम व्यक्ति तक समाज के, कि हम अपनी एजेंडा को लेकर जाएं, हम जो राष्ट्रवाद के नारे को लेकर जाएं, हम किस प्रकार भारत को आगे ले जा सकते हैं उसके बारे में हम लेकर जाएं। तो ये चीजें हैं राजीव जी, जो मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड के लिए सुरेंद्र जी के पास जा रहा हूं। सुरेंद्र जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका 10 सेकंड में। क्या कांग्रेस जीतेगी छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से दावे आप कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 सेकंड में। निश्चित तौर पर अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के निष्क्रिय सांसदों से छत्तीसगढ़ की जनता उकता गई है और मतदान के माध्यम से उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए मतदान कर रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आएंगे और पहले चरण में बस्तर का जो रुझान आया, उसी तरह से आज के तीनों सेट में कांग्रेस की जीत तय है। चलिए, कुल मिला के कि दावे वादों का दौर लगातार जारी है। जब तक तीसरे चरण का मतदान ना हो जाए छत्तीसगढ़ में, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है? इस 4 सीट पे लगभग निर्णय होने को है, बचे हुए सीट पे भी निर्णय जल्द 7 मई को हो जाएगा और 4 जून तारीख होगी, तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने किसे अपना सिरमौर चुना है। फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। पूरी ओवर टू यू।